Good evening, everyone. Welcome to another session of Physics Unveiled. In this particular session, we will be discussing about acceleration, which is another important physical quantity to define the motion in one dimension or whatever. So, if you have not seen our previous video on kinematics, I'll recommend that you please go to our playlist and watch those videos. Else, I'll just put the link of those videos in the description box of this particular session as well. So let us begin and know about the concept of acceleration. Now you see, we have taken certain examples from the real world scenario, and I just want to ask you one single question: that what you are seeing in this picture? You are seeing that there is some change in expressions of man or woman shown in the picture. In first picture, हमारा यूजर जो है वो एक एरोप्लेन से जंप करता है विद द हेल्प ऑफ अ पैरासूट। और जब वो आपको पता होता है कि जब बेसिकली कोई आदमी एक प्लेन से अगर जंप करता है, पैरासूट से जंप करता है, मान लीजिए ये आदमी जंप करता है, तो जिस टाइम ये जंप कर रहा होगा उस टाइम इसका पैरासूट ओपन नहीं होगा। तो इस टाइम इसकी मान लीजिए कि जस्ट इनिशियल वेलोसिटी मैं इसको 0 ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम टाइम में इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे पुल करती है। ओके, ग्रेविटी इसको नीचे पुल करती है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमारा वो यूजर आ चुका है और इस टाइम में ये नीचे जो है वो v की स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए ये स्पीड u है जो कि इनिशियल वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि v की जो वैल्यू है वो u से तो बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, इसको नीचे ग्रेविटी पुल कर रही है जो कि हमने इसके वेट से दिखाया है। ठीक है, ये हमने दिखाया वेट से। एट द सेम टाइम थोड़ा सा कुछ एयर रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब जितना वो अपना बॉडी को एक्सपैंड कर रहा है इस पे एयर यहाँ पे इनको फील होगा तो उतना एयर रेजिस्टेंस रहेगा। सिंस ये नीचे गिर रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फिलहाल इसका वेट जो है एयर रेजिस्टेंस से ज्यादा है और वेलोसिटी भी उसी स्पीड से बढ़ती जाएगी जिस स्पीड से ये नीचे पुल डाउन होगा, बिकॉज वेलोसिटी और ये जो जी है दोनों एक ही डायरेक्शन पे है। तो ये दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, काइंड ऑफ रेस जैसे हम कहते हैं। मोमेंट मान लीजिए कि यहाँ पे इसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया, मान लीजिए ये इसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया। तो जब पैराशूट ओपन कर लिया तो उसका ड्रैग बढ़ जाएगा, माने ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ऊपर वाला फोर्स एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली वेट ज्यादा होगा अभी भी एयर रेजिस्टेंस से, लेकिन अभी जितना ये डिफरेंस था वो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसकी स्पीड अचानक से क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। द मोमेंट ही ओपन्स parachute, is velocity magnitude wise, मान लेते कि फिलहाल लीनियरली गिर रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजेस। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इस केस में देखते हैं, इस केस में लेफ्ट ये रेस्ट में था। मान लीजिए कि ये 7th फ्लोर पे थी लेडी और लिफ्ट ये रेस्ट पे था। तो लिफ्ट अगर रेस्ट पे होगा तो आप देखिए कि इसको इनको भी ग्रेविटी नीचे, इनका वेट नीचे काम कर रहा है। ठीक है, और लिफ्ट के फ्लोर पे खड़ी है तो कुछ लिफ्ट का फ्लोर भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, जो कि अपने 9th के या 10th के नॉलेज है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हम सोच रहे हैं ये जो फोर्स फ्रॉम द फ्लोर होगा, है ना। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन भी करेंगे। अचानक से लिफ्ट का मान लीजिए ये जो रोप है ये रोप टूट जाता है, तो ये लिफ्ट जो है फ्री फॉल गिरने लगेगा। जब लिफ्ट ये फ्री फॉल गिरने लगेगा तो जब इसके पास अभी तक कोई एक्सलेरेशन नहीं था, अभी अचानक से एक्सलेरेशन मिल जाएगा उसको, ग्रेविटी, इसको रोकने वाला कोई चीज नहीं है, कोई कंट्रोल्ड वे में नीचे नहीं आ रहा है। जब ये कंट्रोल्ड वे में नीचे नहीं आएगा तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि जो वेट है और ये जो टेंशन था, मान लीजिए ये मैंने लिफ्ट का जो टेंशन था वो टेंशन क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी वेट और टेंशन क्या था, ये जो वेट और टेंशन था, मान लीजिए एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था। ठीक है, लिफ्ट का वेट और ये, अभी लिफ्ट का वेट और टेंशन बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, लिफ्ट का वेट की वजह से लिफ्ट बहुत तेजी से गिरेगी। ठीक है, तो ये इंसान क्या होगा, थोड़ा सा फ्री फॉल टाइप का फील करता है। नहीं, जब हम लिफ्ट नीचे आता है ऊपर आता है थोड़ा सा फील करता है सडनली, तो मतलब यहाँ भी कुछ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट।
ठीक है, इस केस में देखते हैं, ये लेडी कार चला रही है, अचानक से सामने कुछ आया होगा तो उन्होंने ब्रेक लगाई होगी। जब ब्रेक कुछ हार्ड प्रेस कर दिया होगा तो मान लीजिए कभी कार इस तरफ जा रही थी, बहुत हाई स्पीड में जा रही थी कार, अचानक से ब्रेक लगाया तो थोड़ा सा ब्रेक का जो फोर्स है वो पीछे की तरफ कार में लगेगा, ये ब्रेकिंग ब्रेकिंग फोर्स है। मान लीजिए ब्रेकिंग फोर्स इतना है, लेकिन चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इनका बॉडी तो आगे फॉरवर्ड मोशन में था, तो ये हो सकता है कि ये ग्लास तोड़ के बाहर आ जाए। ठीक है, तो इन तमाम पिक्चर में हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, वो ये नोटिस कर रहे हैं कि सभी जगह वेलोसिटी में कुछ सडन चेंज आ रहा है, और जब सडन चेंज आ रहा है तो उस चेंज को ह्यूमन बीइंग फील कर पा रहा है, राइट, ये भी फील कर पा रही है, ये भी फील कर पा रही है, ये हमारा पैरासूट मैन भी फील कर पा रहा है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। वी कैन नेवर फील द वेलोसिटी एक्चुअली, वी कैन ऑलवेज फील द एक्सेलरेशन, दैट मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर अचानक से कुछ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाता है तो हम उसको फील कर पाते हैं। वेलोसिटी को एज इट इज हम फील नहीं कर पाते। मान लीजिए आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं और अब आपको मैं ढक दूं और मान लीजिए कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तो आप बता नहीं पाएंगे कि आपकी कार मोशन में है या रेस्ट में है, आप बता नहीं पाएंगे। इट विल बी, आपको लगेगा कि ये स्टेशनरी है, ठीक है। लेकिन अगर उस कार में थोड़ी सी भी जर्क लगेगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसी चीज पे बैठा हूँ और वो चीज शायद चल रही है। तो ये जर्क का लाइफ में यही है कि यही एक्सपीरियंस, मैंने कि क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस हमें देता है कि हमें वो बताता है कि हम किसी तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि जहां भी हमारी वेलोसिटी में किसी तरह का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो what is happening in this image, let us try to understand. So we have already understood it. So in short, in all the images there is a change in velocity. अब आप जानते हैं कि वेलोसिटी, जैसे हमने अपने लास्ट सेशन में वेलोसिटी एंड स्पीड का पढ़ाया था, वेलोसिटी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और इसका एक डायरेक्शन होगा। तो अब मैं कह रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड में चेंज, और डायरेक्शन में चेंज, और डायरेक्शन में चेंज, ठीक है, और बोथ में चेंज, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, बोथ में चेंज। तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई हो, मतलब वेलोसिटी अगर चेंज होगी होगी तो वहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी का इंक्लूजन हो जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, सो फिर से इस बात को हम समअप करते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी नोटिस्ड and another physical quantity came into existence, that is called acceleration. ओके, तो जितना फास्ट चेंज इन वेलोसिटी होगा उतने ज्यादा हमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी वेलोसिटी बहुत कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है तो आप एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रेट रहेगा। अगर आपकी वेलोसिटी बहुत रैपिड चेंज हो रही है, ठीक है, कभी जब ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है कभी, तो उसी तरह एक्सेलरेशन का भी जो रेट्स होगा वो डिफर करेगा। ठीक है, उसी बेसिस पर हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे आगे देखेंगे। So acceleration is an important physical quantity that helps us to explain the motion and rest. Like motion and rest के लिए हमने एक चीज बताई थी, पहला हमने अपना लास्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से, कि अगर कोई बॉडी का फंक्शन जो है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल का अगर मान लीजिए किसी टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो बॉडी को हम मोशन में कहते थे। ठीक है, फिर हमने कहा कि किस तरह के मोशन को हम फील कर सकते हैं, तो एक्सेलरेटेड टाइप के मोशन, जिस मोशन में हमारे एक्सेलरेशन होता है उसको हम फील कर पाते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन helps us to feel the motion। ठीक है, और एक्सेलरेशन होता क्या है, फिर से मैं यहाँ वापस से लिखता हूँ, इससे नथिंग बट चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो किस किस तरह से चेंज हो सकता है, फिर से मैं इसको वापस से यहाँ कहता हूँ, या तो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो सकता है, या तो डायरेक्शन वाइज चेंज हो सकता है, या तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज चेंज हो सकता है। तो उसी हिसाब से एक्सेलरेशन की वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। So acceleration is an important physical quantity which helps us to explain the motion and rest, and it is defined as rate at which the velocity of a body changes with time. Okay, that is defined as acceleration,
and it's a vector quantity which has both magnitude and direction. Okay, so whenever there will be an acceleration, हम जब न्यूटन का सेकंड लॉ में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे वहां पर फोर्स का जरूर इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिलहाल हम उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन जब भी होगा तो देयर इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है एट पॉइंट पी एंड ये जो है ये मान लीजिए यहाँ पे इस टाइम में इसकी वेलोसिटी u है एट टाइम t इक्वल टू t1, और ये पार्टिकल मान लीजिए Q पॉइंट पे पहुंच गया। जब Q पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई v और इसका टाइम उस टाइम हो गया t2। तो आपसे पूछे व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो आप चेंज इन वेलोसिटी अगर लिखेंगे निकालेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं v माइनस यू, राइट। तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज ही बोल रहा हूँ कि v माइनस यू। अच्छा, चेंज इन टाइम क्या हुआ, तो चेंज इन टाइम हो जाएगा आपका t2 माइनस t1। तो आप देखिए, आपको मैंने लास्ट अपने बहुत सारे सेशंस में मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमम में तमाम सब जगह में बताया, जब भी मैं रेट ऑफ चेंज की बात करता हूं तो मैं इसको लिखता हूं डेल वी बाई डेल टी। यहाँ पे दो टर्म इंक्लूडेड है, एक फाइनल टाइम और एक इनिशियल टाइम का। जैसे v2 was the velocity at time t2 and v1 is the velocity at time t1। तो ये आपको क्या देता है, बेसिकली ये आपको देता है एवरेज एक्सीलरेशन। क्या देता है, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन के लिए इंटरवल का होना जरूरी है। ओके, जब तक आप इंटरवल की बात नहीं करते एवरेज एक्सप्रेशन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि एक्सप्रेशन का मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट 2 मान लीजिए मीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट। ओके, क्योंकि ये वेलोसिटी बाय टाइम है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लिखते हैं, बाय सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मान लीजिए बोलते हैं कि एक्सप्रेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन दिख रहा है। जब कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका एवरेज एक्सप्रेशन भी बराबर होगा, मतलब कि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम 2 ही रहेगा। मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम करेंगे तो आपको हमेशा एक बराबर कैलकुलेशन आएगा। क्लियर। तो अभी इसी पोर्शन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर अपने व्हाइट बोर्ड में, और कुछ ग्राफ्स को भी हम देखेंगे सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि कैसे इसको करना है। चलिए, जो हमने पिछले अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ये करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity, मतलब डेल v बाई डेल टी कर सकते हैं। तो ये से क्या निकलेगा, इससे आपका निकलेगा एवरेज एक्सप्रेशन। और इफ डेल टी इज टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ मैं dv बाई dt। तो इस केस में इसी को क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन एट एनी इंस्टेंट। तो अगर इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में समझना हो तो हमने तो डिफरेंशिएशन में सारी चीजें बताई है, फिर भी थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि मान लीजिए ये वेलोसिटी यानी ये टाइम का ग्राफ है, और ये मेरा पार्टिकल का मान लीजिए मोशन है का एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। मान लीजिए P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है। इस टाइम में मान लीजिए कि ये पॉइंट T1 टाइम में था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1 थी। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए V2 है, और टाइम जो है T2 है। तो अगर P1 P2 को अगर हम जोड़ दें ऐसे और ये एक ट्रायंगल बना दें, तो ये थीटा जो होगा वो कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, जो कि कुछ नहीं है बल्कि एवरेज एक्सेलरेशन है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब मैं ग्राफिकली क्या कह सकता हूं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ VT कर्व। और इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन की जब बात करता हूं तो क्या होता है, एक इंस्टेंट की लेनी पड़ती है। तो मान लीजिए कि ये VT ग्राफ, अगेन VT ग्राफ है ये, और ये मान लीजिए ग्राफ है, और ये पॉइंट है मान लीजिए जिस पॉइंट पे मुझे एक इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन निकालना है, मान लीजिए t इक्वल टू T0 का पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप मान लीजिए ये हो गया विद एक्स एक्सिस, मान लीजिए t एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ VT कर्व क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये आप याद रखिए, ठीक है।
तो जैसे स्लोप बढ़ेगा घटेगा तो उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन घट रहा है या बढ़ रहा है। ओके, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल से थोड़ा सा एक फंक्शन के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आएगी हमारे पास कि क्या हो रहा है। एक्सलेशन एक्सलेशन का जो वैल्यूएशन मतलब वैल्यू है, लाइक मान लीजिए कभी कांस्टेंट आता है कभी वेरिएबल आता है, उस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सलेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, किस फंक्शन में डिपेंडेंट है। तो मैं आपको दो इक्वेशन लेके चलता हूँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा। चलिए दो इक्वेशन लेके चलता हूँ। मान लीजिए पहला इक्वेशन है हमारा x इक्वल टू 4 माइनस 27t प्लस टी क्यूब, और दूसरा है x इक्वल टू मान लीजिए 12t माइनस 2t स्क्वायर। ओके, तो एक ये हो गया है। तो अब दोनों का कर, अब मान लीजिए कि मेरे को इन दोनों में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए इसमें मेरे ये दोनों फंक्शन है, तो फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए x दिया हुआ है, तो अगर हम इसको dx बाई dt करेंगे, वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, वेलोसिटी आ जाएगा। आपको बताया था, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कीजिए तो -27 प्लस 3t स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट हो गया 3t स्क्वायर माइनस 27। इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करें dv बाई dt कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 60 माइनस 0, मतलब 60 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं dx बाई dt करते हैं, dx बाई dt किया तो वेलोसिटी आएगा, तो ये जाएगा 12 माइनस 40। ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन, वो हमारा मैथमेटिकल टूल्स का डिफरेंशिएशन का क्लास जरूर देखें, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दें, मान लीजिए कि इससे v आ गया, फिर dv बाई dt कर दें तो ये हो गया 0 माइनस 4। तो अब इसको देखिए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आया है 60, यहाँ पर एक्सेलरेशन आया है -4। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है या क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज कर सकता है। यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसका एक वैल्यू फिक्स्ड है -4। ठीक है, तो बेसिकली मोशन में हम इस तरह का दो तरह का मोशन देखेंगे, जहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है टाइम के हिसाब से, और जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करें एक रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के हिसाब से, तो देखिए क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए मैं xt का एक कर्व लेता हूँ, x और t का, तो t इक्वल टू 0 पुट करूँ इस इक्वेशन पे, तो क्या आएगा x की वैल्यू 4। ठीक है, फिर अगर t इक्वल टू 1 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 27 प्लस 4 मतलब 23 -23। ओके, चलिए रहने देते हैं। v और t का एक ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, देखिए t इक्वल टू 0 पुट करूं तो, t इक्वल टू 0 पुट करूं तो हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पुट किया तो -27, t इक्वल टू 1 पुट किया तो, t इक्वल टू 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 13 माइनस -24। देखिए माइनस जो है बेसिकली सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज जो हम जब स्पीड की बात करेंगे तो इस 24 ओनली। हाँ, अब एक्सेलरेशन एंड टाइम का अगर हम ड्रॉ करें इसी को, तो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन है 0, t इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन है 6। ओके, सिमिलरली यहाँ आते हैं, मान लीजिए x एंड t का ड्रॉ करते हैं वैल्यू एंड टाइम को, तो t इक्वल टू 0 करेंगे तो x 0, मतलब यहाँ से चालू हो रहा है, ओरिजिन से चालू हो रहा है। x इक्वल टू अगर 1 करें तो 12 माइनस 2, तो 1 करें तो 12 माइनस 2 मतलब 10। ठीक है, ओके, अगर फिर v एंड t का करें सिमिलरली, तो v एंड t का अगर t इक्वल टू 0 करें तो t इक्वल टू 0 में कितना हो जाएगा, ये था v हमारा, v इक्वल टू 12 माइनस 40, तो t इक्वल टू अगर 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 12, पॉजिटिव के डायरेक्शन में था। t इक्वल टू 1 पुट करें तो हो जाएगा 8, t इक्वल टू 2 पुट कर दे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 4 12। देखिए वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर रही है, यहाँ भी डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो फिर लेकिन a का करें तो a का टाइम के साथ कोई इक्वेशन ही नहीं, इसलिए -4 फिक्स्ड है। ओके, क्योंकि एक्सप्रेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम होता है, इसलिए मीटर पर सेकंड इसका मैं यूनिट यहाँ पर लिखता हूँ।
तो अब दिनों इस दोनों को थोड़ा देखिए, इस ग्राफ के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब कि इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन है और ये ओरिजिन पॉइंट है, x इक्वल टू 0 का पॉइंट है, तो मेरा हमारा पार्टिकल जो है x इक्वल टू 4 से स्टार्ट हुई थी, ओके, एट t इक्वल टू 0 पे, यही बता रहा है ये। फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये मान लीजिए यहाँ पहुंच चुकी है x इक्वल टू -23 पे, ओके। तो x इक्वल टू t, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी यहाँ पे इसकी यहाँ पे वेलोसिटी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में -27 थी, मतलब इस तरफ मैंने दिखा दिया था -27, मैं लिख देता हूँ। इस तरफ जो इसकी वेलोसिटी हो गया -23 रह गई, मतलब वेलोसिटी घट गई। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी घट रही है, मैग्नीट्यूड जो है स्पीड घट रहा है, मैं ये बोल देता हूँ स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 था, ये 0 था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ एक्सेलरेशन है 6, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ 6 है, ओके। तो देखिए एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम क्या कहते हैं, जब मान लीजिए कार चला रहे हैं और कार में वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है, ये मान लीजिए वेलोसिटी है, तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक तरफ होती है, जब आप रेस देते हैं कार को, तो बेसिकली क्या होता है, इसकी स्पीड इंक्रीज करती है, तो उस टाइम में क्या होता है, रेस की डायरेक्शन एंड स्पीड की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन एक होती है। अगर मान लीजिए आप ब्रेक दबाते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि एक्सेलरेशन और जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तीसरा, अगर मान लीजिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। इसका एक हम अलग केस आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम पहला वाला दो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, है ना। इसको भी देखते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है कि पार्टिकल मान लीजिए कि x इक्वल टू 0 पे था, एट t इक्वल टू 0 पे, यहाँ से दिख रहा है, ओके, यहाँ t इक्वल टू 0 है। उस टाइम वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी 12। एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था नेगेटिव डायरेक्शन में -4 कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए t इक्वल टू 1 पे वो यहाँ पहुंचा था, उसकी वेलोसिटी होगी 8, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी मान लीजिए -4 है, ठीक है, इसलिए मैं इधर दिखा रहा हूँ। फिर मान लीजिए 2 सेकंड में जो हो गया, ये 2 सेकंड में 4, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन इधर है। इसका मतलब कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगा। तो किस टाइम में वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो मान लीजिए कि इफ यहाँ पर हम निकाले v इक्वल टू 0 का वैल्यू पुट करें, तो हो जाएगा 3t स्क्वायर -27, तो एट t इक्वल टू 3 सेकंड में, t इक्वल टू 3 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ लिख सकता हूँ 3 सेकंड, तो यहाँ लिख सकता हूँ 0, ठीक है। तो यहाँ अगर 3 सेकंड लिखूं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 इस इक्वेशन के हिसाब से। फिर सिमिलरली अगर यहाँ पे निकालू वेलोसिटी 0 कब होगी, तो t इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 सेकंड ही आएगा, तो अगर 3 सेकंड यहाँ करता हूँ, तो 3 सेकंड में कितना पोजीशन हो गया, 12 36 यहाँ पे, और ये हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर, कितना हो गया 9 18, तो 18 हो गया, 36 मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे 3 सेकंड डालूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड में जब तक ये 18 पे पहुंचा है, मान लीजिए t इक्वल टू, तब बेसिकली ये वापस आना चालू हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ओके। तो इस तरह का जो केस है, वो बेसिकली हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इस तरह का केस हम लोग का इस्तेमाल होता है, आप देखे होंगे कि जब हमारा ये रहता है, हम बॉल को फेंकते हैं हवा में, तो बॉल पहले ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाके नीचे आती है। तो क्यों जाती है ऊपर से नीचे, क्यों आती है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, लेकिन उस टाइम एक्सलेशन तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करता ही रहता है। तो ये एक तरह का हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है, अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप समझना चाहें तो। इसी के साथ जो है हमारा एक्सप्रेशन का हमने 90% जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक एक्सप्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वो मोर और लेस सारे चैप्टर्स के लिए बराबर है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डील यहाँ करेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। ये फाइनल टाइम हम इसको डील कर रहे हैं, फिर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के दौरान कुछ ना कुछ सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारा क्लियरिटी और होती जाएगी, ओके। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस सब्जेक्ट इज लिटिल मोर इंटरेस्टिंग नाउ, so let us understand. फॉर एग्जाम्पल मेरे को मान लीजिए कि एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं से आपसे पूछ रहा हूँ, समझते जाइए, बहुत सिंपल सा है। ये v है, ये t है, ये ग्राफ है मेरी, मेरे से पूछा जाए फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो देखिए ये vt ग्राफ क्या है, मतलब देखिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0, है ना, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है। तो एक्सप्रेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो चेंज तो है ही नहीं, तो 0 हो गया,
ठीक है, इस केस में एक दूसरा ग्राफ लेते हैं वी टी का, ऐसा लेते हैं। तो देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं से चालू हुई थी और मान लीजिए ये कहीं पहुंच गई, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो आप देखिए इस केस में अगर हम निकाले तो मान लीजिए ये टाइम टी है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है, स्लोप तो कांस्टेंट आ गया, स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल होता है डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, इसको अगर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा v माइनस यू और ये हो जाएगा t, तो इसको लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। तो ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए एक लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन आ गया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम बीच में ये इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तीसरा कर्व देखते हैं, मान लीजिए ये कर्व है, अगेन v एंड t है ये। तो देखिए ये मान लीजिए कि कुछ वेलोसिटी चालू हुआ था, मान लीजिए यहाँ u था और फिर यहाँ डिक्रीज करके मान लीजिए कुछ हो गया। तो देखिए ये जो स्लोप है, ये स्लोप नेगेटिव स्लोप है, स्लोप इज नेगेटिव, है ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज स्लोप है, क्लॉकवाइज स्लोप नेगेटिव स्लोप होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये वेलोसिटी u है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया u माइनस वी बाई टी। अगर इसको हम निकालेंगे तो u माइनस वी बाई टी का मतलब क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया, है ना। तो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया तो मतलब वेलोसिटी और एक्सप्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है ना, गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। ओके, अगर फिर से एक देखते हैं तो ऐसा वेरिएबल फॉर्मेट में देखते हैं, मान लीजिए ये v है, ये t है। अब इस बार ऐसे देखते हैं, अब बोला जाए कि अब निकालो एक्सप्रेशन का क्या नेचर है इसमें। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इस पॉइंट का हमने स्लोप निकाला, तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट आया मान लीजिए अल्फा, ठीक है। फिर इस पॉइंट का हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट आया बीटा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, बीटा इज लेस देन अल्फा, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीज का मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है ना, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है ना, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग इन, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको कुछ और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने मैक्सिमम में बताया था और फिर स्लोप्स एंड फंक्शंस में जो बताया था, वो तमाम तरह की चीजें हमारे पूरे पूरे फिजिक्स में यूज होंगी। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैथमेटिकल टूल्स वाले जो फंडामेंटल्स हमने फिजिक्स पढ़ाए हैं, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर प्ले करें ऑफ एंड ऑन, जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, और उसमें हमने तमाम तरह के टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में डील किया है, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प आएगा वहां पे, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, मान लीजिए कि और कुछ कर्व ड्रॉ करते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करेगी। मान लीजिए ये v है, ये t है। अब इस बार ऐसा कर्व ड्रॉ कर लेता है मान लीजिए, ठीक है। और हमसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पे क्या है, तो इस पॉइंट पे देखिए स्ट्रेट लाइन आ गई, तो यहाँ एक्सप्रेशन 0 है ना। फिर मान लीजिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये मान लीजिए अल्फा है। अच्छा, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है मान लीजिए, सॉरी, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ये मान लीजिए T1 है, तो ये मान लीजिए बीटा है। तो पहला पॉइंट P था, दूसरा पॉइंट Q है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू जो है वो बीटा से बड़ी है ना, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव सेंस में। तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, फिर एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये VT है और ये ग्राफ इस बार ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो मान लीजिए वापस से यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, फिर से मान लीजिए कंपेरिजन करना है, तो ये जो है ये है और ये देखिए ये है। तो अब देखिए कि यहाँ पर अल्फा है, ये बीटा है,
तो बीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अल्फा दिख रही है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, बिकॉज एक्सेलरेशन है तो हमें हमेशा उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो इंक्रीज ही हो रहा है ना। तो लेकिन खाली हम जब भी डायरेक्शन बोल रहे हैं, वो डायरेक्शन वो है कि हम एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम्स के पॉजिटिव साइड में हो रही है या नेगेटिव साइड में हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि इसी चीज को अगर अगर हमसे कोई ऐसा कभी कोई क्वेरी आ सकता है कि अगर एक्सटी कर्व है और उससे निकालने के लिए बोला जाए एक्सेलरेशन को, तो जहां हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा, वहां क्या चेंजेस होगा, नहीं होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेरी आती है। तो मान लीजिए कि देखिए, अगर आपसे ये बोला जाए कि फॉर एग्जांपल ये है और ये मान लीजिए एक्स टी कर्व है, और हमसे पूछा जाएगा इज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मतलब उसका जब डी एक्सलेट हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करें तो टेंजेंट जीरो है, तो ये एक्स टी कर्व का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व गिव्स वेलोसिटी एज वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt। तो यहाँ स्लोप जीरो है तो यहाँ वेलोसिटी जीरो है। फिर मान लीजिए दो पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ये और ये। मान लीजिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट आ गया अल्फा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट आ गया मतलब बीटा। तो देखिए बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ा है, तो मतलब हम कहेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव सेंस में, तो वेलोसिटी कब बढ़ती है? वेलोसिटी तब बढ़ती है जब बेसिकली उसका एक्सेलरेशन उसी मतलब दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन बॉडी का वेलोसिटी के पैरेलल है ना, तभी बढ़ रहा है। ओके, तो इस तरह का आपको क्वेरीज आएंगे। तो मैं और भी ग्राफ्स के न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम थोड़ा सा फोकस अपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ पे करते हैं। अच्छा, हमने डिफरेंशिएशन में जैसे बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप का, मतलब डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ओके, डेल एक्स बाय डेल टी का मतलब होता है स्लोप ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझसे कोई ये पूछे कि भाई हमने उसमें एक इंटीग्रेशन ही पढ़ा था, तो मान लीजिए कि ए इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो अगर डीवी निकालना हो, मैंने चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना हो, तो क्या कर सकते हैं, ए डी टी। तो इस छोटे क्वांटिटी को अगर बड़ा करना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट। दिस इज इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो इसका मतलब अगर ए टी ग्राफ दिया हुआ है हमें, ए एंड टी का ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ मान लीजिए दे दिया है, ये मान लीजिए टी इक्वल टू टी1 है, ये टी इक्वल टू टी2 है। ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरवल t1 to t2 इक्वल टू एरिया अंडर एटी कर्व। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब भी होता था एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो हमारे इंटीग्रेशन वाला प्लेलिस्ट भी आप देख लें, उसमें हमने बताया था क्यों एरिया अंडर कर्व को इंटीग्रेशन कहते हैं। उसका हमने बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जांपल वहां पर दिखाया था। तीन मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, लेफ्ट राइट हैंड अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमने डिस्कस किए थे तीन तरह के मेथड, मिड पॉइंट मेथड, राइट हैंड मेथड, राइट पॉइंट मेथड, लेफ्ट पॉइंट मेथड, वो तो देख लें आप। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u एट t इक्वल टू 0 पे u थी। ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन मान लीजिए कांस्टेंट था। ओके, और मान लीजिए पार्टिकल जो है t इक्वल टू यहाँ पहुंच गया, जब t इक्वल टू t हुआ, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v। ठीक है, एक्सप्रेशन अभी भी कांस्टेंट है, a इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कर्व को अगर मैं आगे बढ़ाऊं यहाँ पे, तो dv का हो गया v, a dt का हो गया at, प्लस क्या करते थे, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ते थे। एट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी हमारी, वेलोसिटी थी u। तो देखिए इसको अगर मैं यहाँ पुट करूं तो यहाँ हो जाएगा u इक्वल टू c, तो v इक्वल टू u प्लस at। ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन आ गए, एक तो उस तरह से ग्राफ से दिखा, एक इस तरह से। फिर v को हम क्या कह सकते हैं, v को कह सकते हैं हम dx बाई dt।
इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। अगर इसको हम dx को करें और ये लिखे हैं u dt प्लस ए टी डी टी, फिर से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू x नॉट थी, मतलब कि कुछ पोजीशन पे था, तो हम इसको अगर पुट करें तो हो जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स नॉट। तो हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट इज नथिंग बट द पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो ये भी एक इक्वेशन निकल गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में क्या इक्वेशन है वो निकल गया, है ना। अच्छा, तो हमारे पास अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, दो इक्वेशंस को ऐसे साफ साफ लिखते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन के बेसिकली तीन इक्वेशंस हैं। पहला तो एक हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। दूसरा हमने क्या निकाला, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एंड तीसरा इक्वेशन होता है फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, मान लीजिए x माइनस एक्स नॉट, या डायरेक्टली x लिख दीजिए, ठीक है, x माइनस एक्स नॉट लिख देता हूँ मैं। तो ये तीनों इक्वेशन कब एप्लीकेबल हैं, जब एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये राइट इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा आप सोचिए, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हर चीज मैं बना के दे दूं तो शायद आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं हो, जितना कि आप थोड़ा सा कुछ अपने से कुछ लगाएं उसमें दिमाग कि क्यों ऐसा होगा, या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो भी आप हमें बताएं, तो हो सकता है हम आपको हेल्प कर दें, आपको कुछ और डायरेक्शन दे दें। उतना उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो ज्यादा टफ नहीं सोचना है, बहुत सिंपल है। जैसे हमने कैसे निकाल दिया वी यू टी, कैसे निकाल दिया, बस उसी तरह से बहुत सिंपल है ये, ठीक है। और अगर फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें बताएं, तो हम आपको उसमें हेल्प भी करें, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो with this I think we are almost at end of this particular session, and एक चीज है, मतलब इन दोनों इक्वेशन से ये तीसरा इक्वेशन तो अपना निकल सकता है, तो मैं उसको अभी हेल्प नहीं कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक और चीज आएगी, वो आएगी मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली क्या है कि जब भी एक पार्टिकल को आप फ्री फ्लोइंग करता है यहाँ से किसी भी माने ऊंचाई से, तो बेसिकली क्या है, इसमें एक ही एक्सेलरेशन है, वो है जी। जी का वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, कुछ पोस्ट भी करेंगे, सो दैट आपका सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट ही कवर हो जाए, ठीक है। I think we have sufficiently told you about the concept of constant acceleration, how xt graph function, how vt graph function, what vt graph provides you, what xt graph provide you. Okay, what do you mean by the area under curve of vt graph? What do you mean by area under curve of xt graph? Okay, how acceleration affects our life? All these things I think we have properly discussed. In spite of doing all this, if you are feeling that I'm moving somewhere very fast, you can definitely share your experience with us, and let us know that in what way will be more beneficial to you. And with this, let's go back to our slide for a final time, and wrap up the session. So we are at the end of our session, and again we are requesting you kindly help us to increase our reach. And it is not about increasing our reach, but it is about helping your batchmates, helping your friends, helping those people who are who cannot afford big tuition fees for the coaching centers, and they can also come and join us through our Telegram channel, where we post the regular links of Zoom live sessions, where they can ask their queries, interact with us, and share their problems, and we'll be happy to help them. So do subscribe us, press the bell icon so that you can get the instant notifications, and comment on our videos.
on our presentation. Whatever the thing that you want to raise, please raise it, so that we also want to improve it much and much more, and much in a way that it helps you more and more. Okay, so thank you and have a great evening.